This अब आ रही है। conference will now be recorded. फिर क्या रहा कि अभी लॉकडाउन के बारे में बता रहे थे सर। हाँ सर, वो ये बोल रहे थे कि जो एग्जामिनेशन है वो आज शायद मैसेज डाले, क्योंकि लास्ट 15 तक उन्होंने बोला था। तो आज जहाँ तक मैसेज आ जाए कि कॉलेज स्टार्ट होंगे या बंद रहेंगे। ओके जी सही। फिर सर अभी मतलब 21 तक तो वैसे ही लॉकडाउन है, तो अभी उसके 15 बाद क्या की प्रॉब्लम होगा है? क्या सर? 21 तक क्या प्रॉब्लम है? नहीं, 21 तक तो लॉकडाउन है ना। डाउन रहेगा। अभी संडे को अनाउंसमेंट आई थी, एक हफ्ते का फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। ये तो चलता ही रहेगा। खैर इसका तो बुरा हाल है, तो चलता ही रहेगा। तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता यार। कोई नहीं, तुम लोग अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी करो, प्रैक्टिकल्स अपने कंप्लीट करो, जो भी टास्क रह गया वो पूरा करो, असाइनमेंट्स पूरी करो। ठीक है ना? 19 तारीख को तुम्हारा पहला ईडी का है, तो ईडी का प्रैक्टिकल आप लोगों को और एक एक असाइनमेंट अपनी अपने साथ लेके बैठना है। और उसमें से फिर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सिलेबस में से और प्रैक्टिकल्स में से, वो आपको बताने हैं। ठीक है ना? ऑलमोस्ट सिलेबस आपका डन है। एक दो टॉपिक है जो ऐसे हैं जो बचे हैं, तो उन टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है? जो टॉपिक बच गए हैं, रेस्ट बाकी सब में से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंटरनल्स हैं ये तो। एक्सटर्नल्स के लिए आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है? जी सर। ओके सर। तो बेसिकली सुबह हम सीएफएम का 4th यूनिट कर रहे थे, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया था कि ये क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन में हमने सबसे पहले सीआईपी किया, क्लीन इन प्लेस। क्लीन इन प्लेस के बाद हम ये देख रहे थे कि किचन में साफ स्वच्छता हम किस तरीके से और निभा सकते हैं। तो हमने ये वीडियो 22 मिनट की हमने आधी वीडियो देख ली थी। हम यहाँ यूनिफॉर्म वाले सेक्शन पे थे। यूनिफॉर्म से मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को सुनिए। और इसके बाद फिर हम हाइजीन सैनिटेशन की और कोई वीडियो होगी तो वो देखेंगे। और फिर हमारा ये जो 4th यूनिट है सीएफएम का, ये भी पूरा हो जाएगा। ओके, सो मुझे एक बार बस ये बता देना आवाज आ रही है या नहीं। तय करना चाहिए कि वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से भोज्य को आवाज आ रही है? जोखिम में न डाल सकें और स्वच्छता के द्वारा उच्च स्तरीय स्टैंडर्ड्स का जी उदाहरण सर। प्रस्तुत करना चाहिए। खाद्य कर्मियों को हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि उन जमा धूल जल्दी दिख जाती है और धूल में सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं। हल्के रंग कार्मिकों को उनके कपड़ों को छूने से या हाथ पोंछने से हतोत्साहित भी करते हैं, जिससे प्रदूषण का खतरा कम होता है। जब कपड़ा गंदा दिखने लगे तो समझें कि कपड़ा बदलने का समय आ गया है। खाद्य परिसर नियमन की आवश्यकता है कि भोजन को हैंडल करने वाले हमेशा साफ कपड़े पहने। नियमित रूप से हाथ धोना। हाथ बड़ी आसानी से प्रदूषित होते हैं। उंगलियों के पोर, जोड़ आदि में मैल जमा होते हैं, जिस मैल में सूक्ष्म जीव इकट्ठे होते हैं, जिन्हें धोना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। इसलिए हाथ नियमित रूप से धोने चाहिए। नाखून छोटे होना चाहिए, क्योंकि सामान्य धुलाई नाखून के नीचे की जगह तक नहीं पहुंच पाती। नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो पपड़ी में निकलकर भोजन में मिल सकता है। साथ ही नेल पॉलिश लगाने वाला व्यक्ति नेल ब्रश का उपयोग करना पसंद नहीं करता। गहने भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये भी मैल समेट सकते हैं, गिर सकते हैं या यंत्रों अथवा कल पुर्जों में फंस सकते हैं। जले कटे के जख्म को ढांक कर रखें। बाल हमेशा बांध कर और ढांक कर रखें। सिर में हेयर नेट या फिर कैप पहन कर रखें। खाद्य परिसर नियमन कहता है कि फूड हैंडलर को हेड गियर्स पहनना चाहिए, जो बालों को सीमा में रखता है। इत्र, दुर्गंधनाशक, आफ्टर शेव या मेकअप की अधिकता न करें। रेडी टू ईट भोज्य के लिए दस्ताने। याद रखें, डिस्पोजेबल दस्ताने भी खुले हाथों की तरह प्रदूषित हो सकते हैं।
इसलिए दस्ताने भी नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए, वरना इन दस्तानों से ही प्रदूषण हो सकता है। अस्वच्छता कारक व्यवहार। कुछ लोगों की निजी आदतें होती हैं जो कि उनके घर में स्वीकार्य हो सकती हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए भोजन तैयार करते समय नहीं होती। इन चीजों से बचें। धूम्रपान, चबाना, थूकना, खांसना, छींकना, भोजन को उंगली से चखना। सही तरीका यह है कि डिस्पोजेबल चम्मच का उपयोग किया जाए और चम्मच को तुरंत फेंक दिया जाए। नाक, त्वचा, चेहरा या सिर को छूने के बाद भोजन को न छुएं। थैलियों को फूंक मारकर न खोलें। टॉयलेट जाकर आने के बाद हाथ नहीं धोना बहुत गलत है। पेशाब करने या शौच करने के बाद महत्वपूर्ण है हाथ धोना। लोगों को जानकारी शायद ना हो कि सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए टॉयलेट पेपर सही रुकावट नहीं है और वे उससे होकर गुजर जाते हैं। इस माध्यम से बहुत से भोजन जनित रोग फैलते हैं। मल में बहुत से सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं और अगर वे भोजन में मिल जाएं तो बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं। हाथ धोने के 6 चरण। हाथ धोना एक इकलौता और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है रोगों को फैलने से रोकने का। उचित ढंग से हाथ धोना एक भोजन से दूसरे में रोग फैलने से रोकता है। साथ ही शरीर से भोजन में प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए भी हमेशा हाथ धोने चाहिए। आइए देखें हाथ धोने का सही तरीका। हाथ गुनगुने गर्म पानी से गीला करें। अब तरल साबुन लें। हाथों को झाग बनाने के लिए आपस में रगड़ें। ये कार्य पानी से दूर लगभग 15 से 20 सेकंड तक करें। ऐसा करते समय झाग को न धोएं। हाथ के आगे और पीछे दोनों तरफ धोएं। साथ ही अंगूठा और उंगलियों के बीच और नाखूनों के भीतर भी धोएं। हाथ को बहते पानी में धो लें। साफ कागज के तौलिए से हाथ पोंछें और कागज के टॉवेल से नल बंद करें। ये वो जगह है जहां आकर अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे कागज के टॉवेल को फेंक देते हैं और खाली हाथों से नल को बंद करते हैं। नल को कागज के टॉवेल की सहायता से ही बंद करें। किचन में हाथ धोना एक अलग से तय किए गए सिंक में करें। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन और बर्तन आदि प्रदूषित न हो। ये सिंक काम की जगह के नजदीक हो ताकि उसमें हाथ धोने के लिए लोग प्रेरित हों। ये था हाथ धोना। और अब देखें कि हाथ कब धोएं। जिन कार्यों के बाद हाथ धोना चाहिए वे हैं कच्चा भोजन छूने के बाद, चेहरा या बाल छूने के बाद, छींकने या खांसने के बाद, धूम्रपान या च्युइंग गम चबाने के बाद, कुछ खाने अथवा कुछ पीने के बाद, सफाई के बाद, यदि काउंटर पर हों तो पैसे रुपये छूने के बाद, और हां, टॉयलेट से आने के बाद हाथ धोने चाहिए। क्या आप भोजन की जगह पर कार्य कर सकते हैं यदि आप बीमार हों? जान लें, यदि आप उल्टी या दस्त से पीड़ित हैं और भोजन के समीप कार्य कर रहे हैं तो भोजन की सुरक्षा को जोखिम में डाल रहे हैं। बीमारी की अवस्था में शरीर से स्वस्थ होने की स्थिति की तुलना में ज्यादा रोगकारक जीवाणु निकलते हैं। लोग जिन्हें दस्त, उल्टी, पीलिया, खांसी
या छींक के लक्षण हों, उन्हें भोजन छूना या बर्तन भी नहीं धोना चाहिए। उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। इसीलिए यदि किसी को दस्त हो तो उन्हें घर पर ही रहना चाहिए और दस्त ठीक होने के 48 घंटे बाद ही काम पर लौटना चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छा हो चुका महसूस करते हैं तब भी सूक्ष्म जीवाणु शरीर में मौजूद रहते हैं और भोजन में फैल सकते हैं। अपने सुपरवाइजर को सूचित करें यदि आप बीमार हैं, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा पर असर करता है। खुले भोजन के पास कार्य न करें, यह भी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। और अब आगे है सफाई और सैनिटाइजिंग। खाद्य परिसर में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को नियंत्रित करने का सबसे आवश्यक कदम है नियमित रूप से प्रत्येक ऐसे सतह की सफाई और सैनिटाइजिंग करना जिससे भोजन संपर्क में आता है। सफाई का मतलब है धूल, कचरा आदि को हटाना जिसमें जीवाणु छुपे रहते हैं। सही व उचित सफाई केवल साबुन यानी डिटर्जेंट से ही होती है, जो कि धूल आदि को हटाकर पानी से सफाई कर देता है। पोछा करने के गीले कपड़े सूक्ष्म जीवाणुओं को पनपने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर और स्थान प्रदान करते हैं। गंदे कपड़े से पोंछना केवल बैक्टीरिया को फैलाता है। उन्हें नियमित रूप से धुलाएं, खास तौर पर तब जब ये कच्चे मांस या फिर उनके रस के संपर्क में आए। सैनिटाइज करना। सैनिटाइजर्स अनिवार्य हैं क्योंकि वे जीवाणुओं को खत्म करने में सहायता करते हैं। अलग अलग निर्माताओं के पास अलग अलग सैनिटाइजर्स उपलब्ध होते हैं। इन सैनिटाइजर्स का प्रमुख सक्रिय घटक सामान्यतया इनमें से कोई रसायन होता है। आयोडीन 25 पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता युक्त आयोडीन 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी और संपर्क समय 45 सेकंड। या फिर क्लोरीन 100 पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता युक्त क्लोरीन 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी और संपर्क समय 45 सेकंड। एक आसानी से उपलब्ध और कम कीमत का सैनिटाइजर वो है ब्लीच। 100 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन का विलयन बनाने के लिए 10 मिलीलीटर यानी 2 चाय के चम्मच ब्लीच को मिलाएं 4 लीटर पानी में। घोल तैयार है। रासायनिक सैनिटाइजिंग के लिए जांच पट्टियां उपलब्ध होनी चाहिए। और अब इन पर ध्यान दें। किचन के स्टाफ को ध्यान रखना चाहिए कि वे किचन के कार्यक्षेत्र और यंत्रों को साफ और स्वास्थ्यकर रखें। हमेशा सफाई और सैनिटाइजिंग की सही विधि ही अपनाई जानी चाहिए। जैसे कि कोई भी खाद्य सामान या बिखराव गिर गया हो तो उसे नष्ट कर दें। उसके बाद साबुन पानी से साफ करके रगड़ के पोंछ दें। गुनगुने पानी से साफ करें। सैनिटाइजर का उपयोग करें जैसा अनुपात में आवश्यक हो। भोजन हमेशा साफ सतह पर रखें। सफाई के लिए बिल्कुल सही उत्पादों और यंत्रों का उपयोग करें। सफाई करने के सामानों को सफाई भंडार में ही रखें। और अब अगला क्रम कीट नियंत्रण। इंसेक्ट्स और रोडेंट्स धूल और सूक्ष्म जीवों को अपने पैरों के बाल और मल के द्वारा फैलाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप भोजन बर्बाद हो जाता है। इनका नियंत्रण करना सामान्य है। इन्हें भोजन और आश्रय मिलने न दें। एक बार ये आ जाएं तो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनका रोकथाम बेहद महत्वपूर्ण है। एक खाद्य कर्मी के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कीट दिखने या उसके कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत सूचित करें। कुछ बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए वे हैं रोडेंट्स और इंसेक्ट्स। कुछ खास निशान देखें जैसे पैरों के निशान, ड्रॉपिंग्स, जाले आदि या फटे हुए पैकिंग्स। यदि इनमें से कुछ भी मिले तो तुरंत प्रभारी को सूचित करें ताकि वे तुरंत उचित कार्यवाही कर सकें।
दरवाजों और खिड़कियों में स्क्रीन लगाएं ताकि फ्लाइज बाहर ही रहें। यदि परिसर में कोई भी छेद दिखे तो उसकी सूचना दें। आने वाले सामानों की इन्फेस्टेशन के लिए जांच करें। इनके भोजन या पानी के स्रोत खत्म कर दें। रिसने वाली टोंटियों को बंद करें और सिंक, बाल्टी आदि में पानी कभी न छोड़ें। स्टॉक को रोटेट करें और पहले आए पहले जाए का पालन करें। भोजन को हमेशा ढांक कर रखें और साथ ही कचरा और कचरे के डिब्बे को भी हमेशा ढांक कर रखें। आइए देखें वेस्ट डिस्पोजल। कीटों को आकर्षित होने से रोकने के लिए बेकार सामग्री के निस्तारण की प्रणाली का पालन करें और इसके लिए कचरा पेटियों का इस्तेमाल करें। कचरा पेटियां भर जाएं तो किचन के कार्यकर्ता को सूचना दें ताकि पेटी हटाई जा सके और साफ की जा सके। ध्यान रखें, कचरा पेटियां ढकी रहें। कचरा या बेकार सामग्री को हाथ लगाने के बाद हाथ धोना कभी न भूलें। आइए आज जो कुछ हमने जाना उसे एक बार फिर से देखें। भोजन सुरक्षा, इसकी कार्यविधि और दुष्प्रभाव। भोजन तापमान हैंडलिंग एक श्रेष्ठ अभ्यास के रूप में खतरनाक तापक्रम स्तर, खपत के विभिन्न चरण जिससे भोजन या खाद्य गुजरता है, जिनमें शामिल हैं क्रय, भंडारण, पकाना, परोसा जाना, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छता और अस्वच्छता कारक आदतें, हाथ धोने की तकनीक और कब हाथ धोना चाहिए। क्या आप भोजन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं जब आप बीमार हैं? सफाई और स्वच्छता, कीटनाशन और कचरों का प्रबंधन। ये था हमारा हाइजीन एंड सेफ्टी से रिलेटेड cleaning place and hygiene and safety rules and regulations which we have to follow in the food processing industry, right? और इसके अलावा अब हम थोड़ा नोट्स की तरफ ध्यान देते हैं इसके। गिव मी अ मिनट। हम इसके नोट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं और उसको थोड़ा सा देखते हैं। easy to clean. देखिए सबसे पहले उसको जानने के लिए ना, हाइजीन एंड सैनिटेशन को और इसके रूल्स रेगुलेशंस को जानने के लिए हमें लेआउट और डिजाइन, जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो लेआउट और डिजाइन का आता है। तो हमें लेआउट और डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए और इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये सब करते हैं पहले। Disinfected. तो ध्यान से सुनिए। All openings like doors, windows, Fly proof आई होप with wire nets आपको आ रही होगी। or fly catcher or other suitable ये सारा devices. यहाँ पे Drainage to हम be जानेंगे कि किस तरीके से हमें हाइजीन सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बिंदु हैं जहां से हम स्टार्ट करते हैं हाइजीन सैनिटेशन और कहाँ पे हम एंड करते हैं। तो ये सारी चीजों को लेके यहाँ पे डिस्कशन होगा अभी, तो ध्यान से सुनिएगा। और आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप ये स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। directional. सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर। हेलो, to the processing area, and then processing area अब आ it goes to filling section or अब आ रही है। finish
product section, from finished goods to warehouse for labeling, packing, etc. From that it goes to distribution and sale. So there is no cross contamination or cross flow of the product and man and material. So these all flow are unidirectional. This is an ideal layout. Then third one is equipments and containers. All equipment used in the food processing industry for preparation, cutting, peeling should be of food grade, non-corrosive, preferably or should be stainless steel. No iron, galvanized iron is allowed for preparation, storage or processing of any food. Suitable that equipments and machinery should be suitably designed and installed so that it permit easy cleaning and maintenance. And if cleaning this machine or equipments cannot be dismantled, there should be provision for CIP, that means clean in place, for cleaning and disinfection of such machinery. Container for waste and inedible substances like chemicals or waste material separately identifiable. There should be marked with some color coding so that they are not mixed with food containers. Now coming to the fourth requirement is facilities. First one is water supply. Water is very important ingredients or input to the food processing industry. It is not only used for washing, cleaning, etc., but it is also used as an ingredient for many food product like food beverages, soft drinks, etc. So water is a very important ingredient, and therefore the water should be potable as per BIS 10,500 potable quality of water. There should be a separate storage tank for storage of water, because lot of water is required in the food processing factory, particularly for dairy, meat or fruits and vegetable industry. And water storage tank should be regularly washed and cleaned with suitable cleaning material. Potable and non-potable water pipeline should be separate and identifiable. Suppose if there is a two water supply in same industry, one is potable water for using in the product or washing of raw material, and there is a separate water for boiler and for other purposes. So there should be an identification mark of the water pipeline with color coding. Then coming to drainage and waste disposal, it is very important, particularly where a lot of water is used as an effluents like dairy unit or meat processing unit or foods and vegetable processing unit. The efficient drainage system should be there to discharge liquid waste, and there should be adequate facility for collection of solid waste and disposal of this solid waste periodically from the processing hall, and this should be dumped or put in a pit or other designated area. From there, this should be periodically removed and disposed of designated place. Containers for solid waste to be with suitable cover and with identification mark in it, some color coding, so that this is not mixed up with other container used for putting the prepared raw material or semi-finished foods. Waste pits to be located in such a manner that it does not contaminate processing and storage area. It should be located outside with a suitable distance. Now coming to personal facilities, adequate toilets and urinals for each sex with cold and hot water, soap, etc. And these toilets and urinals should be away from processing hall, so that it not contaminate the processing area. Adequate facilities for hand and foot washing with disinfectants. This is very important. Provision of change and refreshment rooms for workers for changing of their clothes and taking refreshment during refreshment hour. Then ventilation system should be natural as far as possible. If sufficient natural ventilation is not available, then mechanical ventilators
may be put like exhaust fans. All filters, exhaust fans so designed that it does not flow from contaminated areas to clean areas. Lighting, there should be sufficient natural lighting and as well as electrical lighting. The intensity of light as per the type of works. For example, where the materials are prepared or examined visually for inspection, the intensity of light should be much higher. All lighting fixture should be properly protected so that it does not fall and contaminate product if there is a breakage. So this should be properly protected. Food operation and control. There are some stages like procurement of raw material and then control in processing and then distribution stages. First one is procurement of raw material. It is very important. Unless raw material is procured from right source and identity of the supplier is not known and reliable, the finished product prepared will not be a good quality one. So raw material should be procured from reliable sources. Record of source of raw material and suppliers and other details should be maintained so that in case of any complaint that can be properly and suitably and promptly traced. Raw material are properly cleaned and tested before use. Receiving temperature of high risks like fish, meat or milk and frozen products to be below 5 degrees centigrade and minus 18 degrees centigrade in case of storage, cold storage of frozen products. Then storage of raw material is important. If it is not stored properly, there will be chances of infestation with rats and rodents or other insects, and thus food raw material will be contaminated and it will contaminate the product itself. So raw material should be stored properly, protected from any hazards. Pellets should be used for storing the raw material. Separate storage for edible raw material and non-edible raw material like chemicals should be made so that edible materials are not contaminated with non-edible raw materials. Cold storage facility should be provided where necessary. Store on racks or pallets above the floor level and it should be away from wall so that it is not contaminated with rat and rodents and there should not be any chance of harvestation of these pets. Process control is also very important because there are, as per HACCP, hazard analysis and critical control point, if critical control point is identified, like in case of pasteurization, the pasteurization temperature is 72 degrees centigrade and time is 15 seconds. Or in case of sterilization of canned product, if sterilization temperature is 121 degrees centigrade at 15-pound pressure for 1 hour, then there should be a proper time and temperature device to control these critical point of temperature and time. Frozen materials are handled and transported maintaining required temperature during transit. Proper smoke steam outlet provided in the cooking section. Packaging materials are very important for pre-packaged foods. Food may be contaminated from packaging material itself, so food grade material, packaging material should be used for packing. Suitable packaging used to protect from food from contamination during transit. There should be good barrier of water, vapor or gas or light. So the packaging material should be suitably selected for packing the finished products. Packaging material like aluminum, plastic, tin, all meets the standards of Bureau of Indian Standards. Packaging materials or gases where used to be non-toxic. Distribution and service, proper care should be taken for distribution and service of the
food products. All critical links in supply chains like distributor, retailer should be identified to minimize food spoilage during transit. And if there is a complaint, this should be immediately control measure can be taken by withdrawal or recall of the product. So the distribution channel should be identified. Temperature and humidity maintain where necessary, particularly for frozen products or highly perishable products like milk, fish or meat. Container used for distribution and service of food should be non-toxic, clean and good condition. There should be always this vehicle or container where these are transported should be checked regularly. Containers for bulk transport of food like milk or oil to be specially designed only for transporting these products. No, it should not be used for other purposes. Even for certain products like frozen meat, fish, or dairy products, the same vehicle should not be used for transporting other product or non-food product. Management and supervision is important in food safety management systems. Detailed standard operating procedure for processing, packaging, storage and distribution to be developed for proper management to identify problem and take control measures. So there should be a standard operating procedure, and as per this standard operating procedure, all control measures to be taken, and management should ensure, should supervise, higher management should supervise that such control measures are taken. Technical person for supervision of production and quality control should have appropriate qualification, knowledge and skill to ensure food safety and quality. They should have training in food safety management system. Food testing facilities. All manufacturing establishment should have in-house facility for testing of raw materials and finished products also. And they should be equipped with all necessary equipments and qualified chemist for testing of chemical parameters and microbiological parameters. If an in-house laboratory cannot be provided by a small food business or manufacturing establishment, then these products may be tested from outside NABL accredited laboratories, particularly for chemical contaminants. Audit and documentation and records are very important. Unless records are not documentation are done and records are maintained, so control measures cannot be taken if necessary. Corrective steps cannot be taken. A periodic audit of whole system according to standard operating procedure to be done to find out if there is any gap and take corrective measure for that gap. Record of processing, production, storage, distribution, quality, testing, cleaning, sanitation, pest control and product recall to be maintained. Actually, as per FSSAI Schedule 4, there are 11 records identified which to be maintained all the time by a food business establishment. Sanitation and maintenance is very important to keep the machineries and equipment in good condition so that they are not amenable for contamination of food products. Cleaning and maintenance of machinery equipment done as per schedule. There should be a cleaning schedule for every 4 hours or every after operation or production is over or before start of production. Cleaning chemicals used should be of suitable dose. They should be handled properly as per instruction of the manufacturer which are given on the label or container of such chemicals. Cleaning materials stored separately away from food articles with proper identified containers so that they are by mistake they are not taken by the worker in the food processing area and they mixed with product so that products are not contaminated. Pest control measure is important. As far as possible, the pest should be denied from entry in the processing area by taking suitable action like baits or other things. So if at all they enters in the processing hall,
they should be some treatment of pesticides and insecticides to be given, some spray. All materials like pesticide and insecticides to be stored in proper pest-proof container above the ground and away from processing hall. Personal hygiene is very important in a food processing industry. Personal status like no person suffering from any infectious disease like skin disease or other disease should not be allowed in the processing factory. Periodic medical examination of such workers should be done and records are maintained. At least once in a year, workers to be medically examined for fitness from a medical practitioner. All factory staff inoculated against enteric group of diseases like cholera, diarrhea, typhoid, etc. In case of epidemic, all workers to be vaccinated irrespective of scheduled vaccination. Personal cleanliness is important during work. Provision of clean aprons, mouth or head cover, hand gloves, footwear, etc. to be provided to all workers, and it is to be ensured that these aprons or headwears, etc. are cleaned periodically, at least once in a week or twice in a week. Washing hands with soap, disinfectant before entering in the processing hall. Whenever worker goes to a toilet or urinal, he should wash his hands with soap and detergent or in disinfectant before re-entering in the processing hall. Trim nails and hair periodically. Refrain from bad habits like smoking, spitting, chewing, sneezing, or scratching any parts of body during preparation of handling. In fact, in the factory there should be a signage in the prominent places with these do's and do nots like no smoking, no spitting, no chewing, etc. Visitors. Normally visitors should not be allowed in the processing area for the food for safety point of view. However, if they are allowed, all care to be taken so that contamination does not take place by the visitors. They should be given like workers clean apron, headwears and gloves, etc. The visitors provided with effective clothes, footwears also. Product information and consumer awareness. All packaged food products should carry a label with necessary and mandatory declaration as per FSS regulations to identify the product and for consumer interest. The information on the label will enable the person in supply chain to handle this properly, store and display the product correctly and easily in the retail end. The lot or batch can be easily traced and product recalled if necessary. Training, lastly the training is very important. Unless the workers are properly trained about food safety management status or hygienic or cleanliness, so it is very difficult to maintain that. The food handler should be aware about the responsibility in preparing safe food. They should have necessary knowledge and skill in food processing operations. They need to be trained periodically in food safety and hygiene. An in-house training program may be conducted once in a fortnight or once in a month to all workers, and to supervisory staff at least quarterly on food safety management system. Training program be reviewed and updated according to the need of the industry. With that, I conclude my deliberation on this subject.